कहीं रख दीजिए। अब पर्सपेक्टिव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उठा के रख दीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपना दृष्टिकोण छोड़ दीजिए, दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाइए और तब समस्या को समझने की कोशिश करिए। तो ये तो परमाणु तत्व में कुछ विशेषताएं ऐसी होनी चाहिए तभी वो अच्छी तरह परमाणु प्रदान कर सकेगा। आखिरी चीज, केवल 5 मिनट के अंदर, हमें 5 ही मिनट का था, 5 मिनट और लगेगा, इसके बाद हम करेंगे। आखिरी चीज कि परामर्श के जो सिद्धांत हैं वो कैसे अनुप्रयोग किए जाते हैं, केवल 1-2 सिद्धांत के विषय में आपको बताएंगे। एक सिद्धांत है जिसको पोस्ट मॉडर्न थियरी कहते हैं और ये आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए बता रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न थियरीज ये कहती हैं कि मनुष्य के लिए सत्य एब्सोल्यूट नहीं है, कोई ऐसा सत्य नहीं होता जो सभी के लिए सत्य है। सत्य मनुष्य स्वभाव में या मनुष्य के अंतर संबंधों में या मनुष्य के संबंध में सत्य हमेशा उसके द्वारा निर्मित होता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आप कहते हैं इस संसार में किसी का विश्वास करने लायक नहीं है, एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि इस संसार में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी अविश्वसनीय हैं। एक तीसरा व्यक्ति कहता है कि संसार में अच्छे लोगों की संख्या बुरे लोगों से अभी भी ज़्यादा है, तभी ये संसार चल रहा है। अब देखिए 3 सत्य यहाँ उभर गया है। ये 3 व्यक्तियों के लिए उनका अपना आत्मनिष्ठ सत्य है। कोई घटना घटित होती है, आप एक तरह से इंटरप्रेट करते हैं, दूसरा दूसरे तरह से करता है, तीसरा तीसरे तरह से करता है। सब अपने लिए सत्य निर्मित कर रहे हैं और हम लोग का सत्य किससे निर्मित हो रहा है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत सारा सत्य निर्मित करने में हमारी मदद कर रहा है। इसलिए जब भी सत्य निर्मित करेंगे हम अपने लिए, तो तार्किक ढंग से खुले दिमाग से सत्य का निर्माण करेंगे, तभी हम अनेक प्रकार की समस्याओं को समझने में सक्षम होंगे और उनके समाधान के लिए अंतर्दृष्टि विकसित करेंगे। तो सत्य निर्मित करते समय हम सभी सत्य और सत्य के निर्माण में टूल क्या बनाते हैं हम? टूल होता है लैंग्वेज, भाषा। क्या बताएं, मन करता है कहीं जाके जान देते, क्या किया आपने? एक भाषा है जो निराशा को प्रकट करने के लिए आप करते हैं। युवाओं में सुसाइड बहुत ज़्यादा है और पूरे वर्ल्ड में सुसाइड लीडिंग कॉज तीसरे नंबर पर है डेथ। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने लिए सत्य निर्मित करने का ढंग बना लिया है। मेरे जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है, अर्थ नहीं है, उद्देश्य नहीं है, चला जाऊं तो किसको जो है फर्क पड़ेगा। ये भाषा के माध्यम से हम अपने लिए एक सत्य निर्मित करते हैं। कभी भी तर्कहीनता का सत्य निर्मित करने का प्रयास न करिएगा। क्या करिएगा? जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, दोनों को तौलिए और निगेटिव को उसका निषेध करने का प्रयास करिए। देखिए कि हाँ है, वो भी है, लेकिन ये वाला भी है, पॉजिटिव भी है, तो वो लॉजिकल होगा। आपका तरीका हमेशा तर्कयुक्त होगा, तो जो सत्य निर्मित होगा भाषा के भी माध्यम से वो आपके लिए जीवनोपयोगी सत्य का निर्माण है। तो नैरेटिव थेरेपी क्या करती है? जब आप आते हैं समस्या को लेके, तो आपके नरेशन को समझने की कोशिश करती है। आपके जो वैकल्पिक नरेशन है, उस नरेशन को, उस व्याख्या को आपके सामने रखने की कोशिश करती है और आप उस वैकल्पिक नरेशन को भाषा के माध्यम से डेवलप करते हैं और आप देखते हैं कि जीवन उतना कठिन नहीं है, जीवन उतना मुश्किल नहीं है, अवसाद का शिकार नहीं है, क्योंकि जीवन में उद्देश्य समझ में आएगा। जीवन में उद्देश्य और अर्थ का होना जरूरी है। उद्देश्य और अर्थ कैसे आएगा? कठिन परिश्रम से, प्रो सोशल एक्ट से, किसी का भला करिए, कुछ अच्छा करिए, विद्यालय में किसी का थोड़ा सा सहायता कर दीजिए, वो भी अच्छा है।
और तीसरी चीज़, अगर कोई सफरिंग आती है, अगर कोई कष्ट आता है, तो उस कष्ट को मान के चलिए कि वो आपको कुछ दे के जाने की क्षमता उस कष्ट में नहीं है। आपको मजबूत बना के जाएगा। या तो कष्ट आपको तोड़ देगा, खत्म कर देगा, या आपको मजबूत बना देगा। तोड़ता बहुत कम है अगर हम नहीं चाहते तो, मजबूत बनाता है अगर हम थोड़ा सा चाहते हैं। तो परामर्शदाता आपके आंतरिक संसाधनों को विकसित करने में आपकी सहायता करता है, विकसित करता नहीं, आपकी मदद करता है। इस उद्देश्य से परामर्श प्रकोष्ठ में परामर्शदाता कार्य करेंगे, स्वयं भी सीखेंगे और आपको सशक्त बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद। परामर्शदाताओं और मनोविज्ञान विभाग को शुभकामनाएं। और आप छात्रों के भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य संरक्षित रहे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षित रहे। जिस तरह की आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके अनुपात में उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हों। इसके लिए आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। किस तरीके से परामर्श प्रकोष्ठ का क्या महत्व है, परामर्श प्रकोष्ठ की प्रासंगिकता क्या है, और फिर परामर्शदाता कार्य कैसे करता है, यानी कंडीशनल रिगार्ड के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, पैकी के माध्यम से, और तमाम उन तरीकों को आपने हम सभी को सुझाया, जिससे लाभार्जन ज्ञानार्जन करके हम सभी इस कार्य को करेंगे और आगे कुछ दिशा प्रदान करेंगे जो काउंसलिंग है उनका, और स्वयं ज्ञानार्जन करेंगे। जैसा कि आपके अवगत के माध्यम से ये आया कि हम सभी जैसे जैसे इस दिशा में कार्य करेंगे वैसे वैसे हम सभी सशक्त होंगे। तो इस दिशा में निश्चित तौर पे हम सभी जो काउंसलर्स होंगे वो सशक्त होंगे, और जो काउंसलिंग है वो निश्चित तौर पर सशक्त होगा और उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, तभी सशक्त होगा। ऐसे में हम सभी का एक कुछ कार्य होता है कि जो ऐसे विद्वान हमारे मध्य आते हैं, तो हम उनसे कुछ इस संदर्भ में प्रश्न करें जिससे उनका कुछ समाधान संभव हो सके। उनके जीवन में, उनके जनजीवन में, जो शैक्षिक जनजीवन में प्रश्न आ रहे हैं, जो उनके सामाजिक जनजीवन में प्रश्न आ रहे हैं, तो मैडम यहाँ मौजूद हैं। हम आमंत्रित करते हैं उन तमाम विद्यार्थियों से जिनके मन में तमाम आशंकाएँ हैं, तमाम समस्याएँ हैं, उन शिक्षकों से भी आग्रह करते हैं जिस तरीके की समस्याएँ हैं, आपको समस्याएँ आ रही हैं, उसके निदान के लिए मैडम से आप प्रश्नों को करें और मैम का जवाब और समाधान करेंगे। तो प्लीज वेलकम योर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। आप सभी की तरफ से प्रश्न आमंत्रित हैं, आप ओपनली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं मैडम। समस्त शिक्षक, समस्त विद्यार्थी, क्वेश्चन टाइम है ना, प्रश्नकाल है। इस प्रश्नकाल में आप सभी प्रश्न माननीय मुख्य अतिथि एवं मंच पर आसन सदस्य अध्यापकगण में आप सभी को सादर प्रदान करता हूँ। मैं अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव रहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं इंक्रीज कर पाता हूँ, जिससे मैं मेरी जो भी गोल्स होते हैं मैं उनको अचीव नहीं कर पाता हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध है कि कुछ समझाओ।
समस्या को दोहराती हूँ, मैं आपकी समस्या को दोहराती हूँ ताकि ये समझ सकूँ कि आपकी समस्या को मैंने सही समझा। आपने कहा है कि आप निगेटिव ज़्यादा रहते हो, उसकी वजह से आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो उपलब्धि चाहते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ और भी आपने पूछा? मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज नहीं कर पाता हूँ। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस लेवल। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ा नहीं पाते। यस मैम। ये बहुतों की समस्या हो सकती है, और मैंने पहले ही कहा कि किसी भी चीज़ का कोई रेडीमेड उत्तर नहीं होता, परंतु उपाय होता है। हर चीज़ का उपाय होता है। पहली चीज़ आपने कहा कि आप निगेटिव बहुत रहते हैं, तो विस्तार से हम नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामूहिक रूप से हम नहीं बताना चाहते। कोई भी व्यक्ति सामूहिक रूप से इन्होंने कितनी बात कही, हिम्मत की, हम इनको धन्यवाद करते हैं कि कम से कम इतना साहस इन्होंने किया ये बताने का कि इस तरह की समस्या इनके साथ है। ये अपने को, आप अपने को अनेक उन अवसरों में ले जाने की कोशिश करिए जिन अवसरों में आपको नकारात्मकता प्रदान की है। आप किन स्थितियों में नकारात्मक हो जाते हैं, उन स्थितियों में रिविजिट करने की कोशिश करिए, ठीक है? और आप ये देखिए कि क्या उन परिस्थितियों में सकारात्मक व्याख्या भी संभव है, क्योंकि संसार में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसकी केवल एक तरह की व्याख्या संभव है। अगर आप किसी के घर जाते हैं, उदाहरण के लिए, और उनके घर में एक डॉगी है, वो आपको दौड़ाता है या आपको थोड़ा खरोंच कर जाता है, तो आप एक एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं मन में कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ये बहुत खूंखार होते हैं, ये काट लेते हैं, पता नहीं कैसे लोग पालते हैं, ये बहुत तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। एक एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप स्वयं थोड़ा सोचिए कि सकारात्मक व्याख्या भी यहाँ संभव है क्या? यस मैम, यहाँ पे कई प्रकार से हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। जैसे कि कैसे, क्या जैसे कि अगर कुत्ता पाल रहे हैं तो हमारे घर की जो पहली व्याख्या करते हैं, तो कुत्ता जो है हमारे घर की सुरक्षा करेगा। और ये कुत्ता पालने का मुख्य रीजन लोगों का यही रहता है। हाँ, और अगर हम एक तरह से अपने कुछ करीबी लोगों के लिए चाहें कि जैसे कि कुछ लोगों के करीबी लोग होते हैं और जिनके नहीं होते वे लोग कुछ एनिमल्स को अपना करीबी बनाते हैं, वैसे अगर हम डॉग को अपना क्लोज फ्रेंड समझ कर भी पाल सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, आपने यहाँ पर स्वयं एक सकारात्मक व्याख्या ढूंढी जीवन में। अभी मैंने कहा कि एक नैरेटिव थेरेपी है जिसमें ये बताया जाता है कि शब्दों के माध्यम से हम अपने लिए सत्य निर्मित करते हैं, अपने को कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि कुत्ता बहुत जो है वो खूंखार जानवर है, पता नहीं तरह तरह की बीमारियाँ फैलाता है, क्यों लोग पाल लेते हैं। अब दूसरी व्याख्या, एक आपको कोट बता दें कुत्ते के बारे में। कुत्ते के बारे में ये कहा जाता है कि मोर आई सी द डॉग, मोर आई सी द मैन, मोर आई लव द डॉग। मैं आदमी को जितना परखता हूँ उतना ज़्यादा मुझे कुत्ता प्यारा लगने लगता है। क्यों कहा गया है ऐसा? कुत्ता वफादार बहुत होता है। तो ये तो आपको ऐसे मैंने बताया, लेकिन सकारात्मक व्याख्याएं हर परिस्थिति के लिए हैं। तो जब भी मन में नकारात्मकता आती है, पहले किन परिस्थितियों में आई है थोड़ा रिविजिट करिए। पर वो रिविजिट क्यों करिए? पश्चाताप करने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, नकारात्मक इमोशंस के लिए नहीं। अगर कुछ चीज़ें याद आती हैं कि इन कारणों से मैं नकारात्मक हुआ, तो वो रिविजिट करना, फिर से उस अनुभव को दोहराना है। और अनुभव दोहराने से कभी कभी उसका प्रभाव कम होता है। दूसरा ये कि उस समय क्या सकारात्मक व्याख्या हो सकती थी, या अभी भी क्या सकारात्मक व्याख्या हो सकती है, इसको ढूंढने की कोशिश करिए।
अभी अभी आपसे बात करते समय मुझे बहुत खांसी आ रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी। एक व्याख्या ये हो सकती थी कि इसी समय खांसी को आना था। एक व्याख्या ये हुई, होता है कभी कभी, अभी ठीक हो जाएगा। तो मेरी ये दूसरी व्याख्या थी और कुछ देर के बाद आपने देखा कि यही व्याख्या काम कर रही है। आप सभी लोग जब कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई सेशन अटेंड करते हैं तो लोग कहते हैं कि सकारात्मक रहिए तो स्ट्रेस कम होगा। सकारात्मक कैसे रहिए ये बताते नहीं हैं। सभी एक दूसरे से कहते हैं सकारात्मक होने या थोड़ा सकारात्मक होने, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अरे कैसे पॉजिटिव रहे उसका तरीका तो बताओ। थॉट्स का डिस्टॉर्शन होता है। एक बार जो है आप कहीं विफल हो गए, आपने कहा मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरा भाग्य ही टेढ़ा है। अरे क्यों भाई, जीवन में एक बार विफल होने का मतलब पूरा भाग्य टेढ़ा हो गया, ये कहाँ आपने जाना। मैं इस बार विफल हुआ, सफलता विफलता ये दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है। कई महान लोग कहते हैं कि मेरी सफलताओं ने मुझे जितना नहीं सिखाया, मेरी विफलताओं ने जितना नहीं सिखाया। ये पॉजिटिव व्याख्या हुई। तो पॉजिटिव व्याख्या जो है जीवन में खोजिए। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, दूसरा प्रश्न था आपका। कभी कभी हम बहुत बड़े लक्ष्य ले लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बड़ा लक्ष्य था, हो सकता है कभी का, तो उसके लिए तरीका एक ग्रेडेड अचीवमेंट का सिद्धांत होता है। हम पहले अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे लक्ष्य निर्धारित करके देखें कि वो कर पाते हैं कि नहीं। छोटा लक्ष्य है, हो ही जाएगा। जब आप करेंगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस होगा। आप तय कर लें कि आज मैडम ने ये बताया है, आज हम इतना कर लेंगे, और आपने करने की कोशिश की, चौथाई नहीं हुआ तो मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हुआ। अब जो शाब्दिक व्याख्या थी वो सब नकारात्मक हुई, कहानी अपने को नकारात्मक सुना रहे हैं। हम अपने बारे में ही अपने को कहानियाँ सुनाते हैं। अरे हम बड़े लोगों को आते हैं, हम लोगों को समझते नहीं हैं, लोग हमको जब चाहे तब बेवकूफ़ बना देते हैं, क्या होता है। अरे आप ये भी कह सकते हैं कि हम सरल आदमी हैं, हम लोगों को समझते हैं, कभी कभी जानबूझ के बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनको संतोष हो जाए इसलिए बन जाते हैं, पर हम बेवकूफ़ हैं नहीं। ये सकारात्मक व्याख्या है। तो आप ग्रेडेड वे में आगे बढ़िए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए। जब वो प्राप्त हो जाता है थोड़ा सा लक्ष्य बढ़ा लीजिए। आज हम 5 प्रश्नों के उत्तर याद कर लेंगे, बड़ी निराशा होगी, नहीं कर पाएंगे। आज हम एक प्रश्न पूरा नहीं तो 50% तो जो है उसके पॉइंट्स याद कर लेंगे, तो उससे कॉन्फिडेंस है। इस तरह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक दिन में आमूल परिवर्तन बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, किसी किसी को नहीं करना, बहुत कम ग्रेडेड चेंजेस होते हैं वो। और कोई प्रश्न इससे जुड़ा नहीं, और किसी का प्रश्न? देखिए प्रश्न बहुत सारे होंगे आपके पास, पर कुछ प्रश्न सार्वजनिक रूप से पूछने में आपको दिक्कत हो सकती है। उन प्रश्नों को आप परामर्श प्रकोष्ठ में कभी भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के लिए हम आपको सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति देने को नहीं कहेंगे, पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको पूछने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी प्रश्न पूछना चाहते हैं और समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी कक्षाएँ भी हैं, तो कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वो सारे लोग प्रश्न मैडम यहाँ बैठेंगी वहाँ पे आकर के आप व्यक्तिगत तरीके से पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों के जवाब और जो समाधान वहाँ संभव हो सकेगा। तो व्यक्तिगत तरीके से ठीक है बेटा, ये आप लोगों के सुविधा के लिए था। आप जब भी प्रश्न पूछना चाहें, सर हैं आपके, और जो कुछ भी आप सुनते हैं
सीखते हैं उनका अनुप्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा अनुप्रयोग के लिए होती है, यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए नहीं होती। पूरा डिपॉजिट कर देंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमेशा जो है नुकसान करता है। धन्यवाद मैडम। इसी क्रम में आगे के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सिप्रा सिंह मैडम को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सिप्रा सिंह। परामर्श प्रकोष्ठ के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला सिंह मैम, पूर्व अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर, प्रकोष्ठ समन्वयक डॉक्टर वेंकट रमन पांडे सर, प्रभारी मनोविज्ञान विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसर गोरखपुर, संचालन कर रहे डॉक्टर अभय प्रताप सिंह सर, सहायक आचार्य मनोविज्ञान विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसर गोरखपुर, एवं सम्मुख बैठे सभी शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं। जैसा कि आपने मैम से सुना कि परामर्श है क्या? परामर्श स्वयं से स्वयं की सहायता करना है, व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का स्वयं से समाधान कर सके, आपका सर्वांगीण विकास कर सके। क्योंकि हमारे जीवन में क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो निरंतर चलता रहता है, आजीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसमें बहुत सारे संघर्ष आते हैं जीवन के। तो एक तरफ है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरी तरफ होता है वातावरण के साथ समायोजन। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं जिनका समाधान हम स्वयं से नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्थिति में हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी नवयुवक हैं, अभी आपका जीवन का शुरुआत है, आपके पास बहुत सारी शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जिनको आपको ये महसूस होता होगा कि मैं कहाँ क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ, कैसे समझूँ इसके बारे में कि क्या करना है, क्या निर्णय लूँ। इसी उद्देश्य के साथ ये परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना हुई है। ये जैसा कि सर ने बताया, ये सप्ताह में 2 दिन का रहेगा। किसी भी विद्यार्थी को आपको सूचित किया जाएगा कि कहाँ हो रहा है, कौन से शिक्षक वहाँ बैठेंगे, आप वहाँ जाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि एक दूसरे के प्रति विश्वास जनरेट करेंगे और जिससे आपका भी लाभ हो और हमारे परामर्श प्रकोष्ठ का भी कुशल संचालन हो। इसी आशा के साथ मैम, आदरणीय मैम हमारे एक आग्रह पर महाविद्यालय में उपस्थित हुई, अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। हम सबने उनके आचरण व्यवहार से, उनके बातों से बहुत कुछ सीखा। हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। आशा करते हैं कि मैम आगे भी जब हमें आपकी आवश्यकता हो तो आप अपना मार्गदर्शन हमें अवश्य दें। इसी के साथ महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वंदे मातरम कीजिए। कोटि कोटि